नमस्कार दोस्तों, मैं के आर मांड्या आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद के आर मांड्या में फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक जो हम लेंगे वो है राजस्थान समसामयिकी, राजस्थान करंट अफेयर के जो पिछले सप्ताह में जो भी क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट या जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो देखो, अभी जो त्योहारों की बात करेंगे ना हम, तो त्योहारों में देखो अभी 6 जून से है ना आषाढ़ माह शुरू हुआ है। आषाढ़ माह है कृष्ण पक्ष और विक्रम संवत 2077। पिछले वीडियो में हमने शक संवत, विक्रम संवत और हिजरी संवत की बात की थी, लेकिन ये जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है ना, अपना अंग्रेजी कैलेंडर, उसके बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं एक बार, फिर त्योहारों की बात करेंगे। अंग्रेजी कैलेंडर, अंग्रेजी कैलेंडर का मतलब ये जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल वाला, इसको बोलते हैं ग्रिगोरियन कैलेंडर। ग्रिगोरियन कैलेंडर, इसकी सबसे पहले अवधारणा है ना, इसकी अवधारणा सबसे पहले रोमन सम्राट जूलियन सीजर ने दी थी और इसको अंतिम रूप दिया था पोप ग्रेगरी 12वें ने। पोप ग्रेगरी 12वें ने दिया था और पोप ग्रेगरी 12वें ने ही लीप वर्ष की अवधारणा दी थी। लीप वर्ष का थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो, पृथ्वी लीप वर्ष क्यों आता है? लीप वर्ष की अवधारणा पोप ग्रेगरी 12 ने दी थी। लीप वर्ष का आशय यह है कि देखो, पृथ्वी है ना, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो ये चक्कर लगाती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड में, मतलब 365 दिन और लगभग 6 घंटे में। तो हर साल 6 घंटा अपन जो सामान्य वर्ष लेते हैं, सामान्य वर्ष में अपन 365 दिन लेते हैं, तो हर साल के 6 घंटे बच जाते हैं। तो चौथे वर्ष में क्या कर दिया जाता है, 6 गुना 4 करके, ये 6 घंटे जो बच गए उनको 4 साल में जोड़ करके कितने घंटे हो गए? 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एक दिन। तो ये फरवरी है ना, फरवरी 29 दिन की आ जाती है इसमें, इसको ही लीप वर्ष बोलते हैं। एक बार दोबारा देख लो, अभी 6 जून से आषाढ़ माह शुरू हुआ है, कृष्ण पक्ष, विक्रम संवत 2077, और अंग्रेजी कैलेंडर का जो ग्रिगोरियन कैलेंडर है उसकी अवधारणा रोमन सम्राट जूलियन सीजर द्वारा दी गई थी। अंतिम इसको रूप दिया गया था पोप ग्रेगरी 12वें ने। पोप ग्रेगरी 12वें ने ही लीप वर्ष की अवधारणा दी थी। लीप वर्ष की अवधारणा यह है, देखो, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाती है उसका टाइम है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 46 सेकंड, लगभग इतना है। तो लगभग 365 दिन और 6 घंटे, 6 घंटे एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसका मतलब है अपन वर्ष जो सामान्य वर्ष है वो 365 दिन का ही लेते हैं, तो 6 घंटे मिला करके जो एक्स्ट्रा 6 घंटे हो रहे हैं उनको 4 साल में एडजस्ट कर दिया जाता है। 6 गुना 4 बराबर 24 घंटे। 24 घंटे का मतलब एक दिन। एक दिन का मतलब प्रत्येक चौथे वर्ष में, लीप वर्ष में, फरवरी जो जनरली 28 दिन की आती है उसको 29 दिन का बना दिया जाता है और इसको एडजस्ट कर दिया जाता है। अब देखते हैं हम आषाढ़ माह के त्योहार।
आषाढ़ माह के त्योहार में जो कृष्ण पक्ष है, कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसको बोलते हैं योगिनी एकादशी। और जो शुक्ल पक्ष है उसमें से एक त्योहार तो है देवशयनी एकादशी। शुक्ल पक्ष की 11 है देवशयनी एकादशी। और फिर आती है पूर्णिमा, इसको व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। तो देखो आषाढ़ माह शुरू हो गया है। आषाढ़ माह के जो त्योहार है वो हम लेंगे। कृष्ण पक्ष में जो त्योहार है वो है एकादशी को योगिनी एकादशी। इस दिन व्रत करते हैं और ऐसा माना जाता है कि इस व्रत को करने से सारे पाप धुल जाते हैं, जो भी पाप आप करते हो जिंदगी में। शुक्ल पक्ष, शुक्ल पक्ष का मतलब है, शुक्ल पक्ष में है एक तो है देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी को है ना भगवान जो विष्णु हैं वो क्षीर सागर में 4 माह के लिए सो जाते हैं। कहां पर? क्षीर सागर में। तो शुभ कार्य नहीं होते इस टाइम में, इसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। 4 माह के लिए भगवान विष्णु क्षीर सागर में सो जाते हैं, तो शुभ कार्य नहीं होते हैं। और एक है पूर्णिमा, पूर्णिमा को बोलते हैं, इस पूर्णिमा को जो आषाढ़ की पूर्णिमा है उसको बोलते हैं व्यास पूर्णिमा या गुरु पूर्णिमा। गुरु पूर्णिमा से याद आया कि शिक्षक दिवस है ना वो 5 सितंबर को मनाया जाता है। इस पूर्णिमा को जो भी गुरुजन हैं उनकी पूजा की जाती है। यह है व्यास पूर्णिमा। अब देखो इससे थोड़ा सा अपन थोड़ा सा और देख लेते हैं। ये स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो आप। ये जो देवशयनी एकादशी है ना, इसी में देखो हम इसी से एक चीज और जुड़ जाएगी, देव उठनी एकादशी या देव उठनी 11। ये होती है कार्तिक शुक्ला एकादशी। कार्तिक शुक्ला एकादशी, इसमें यह माना जाता है कि जो भगवान विष्णु 4 माह के लिए क्षीर सागर में सो जाते हैं, इस दिन फिर वापस उठते हैं देवउठनी एकादशी को। ये कार्तिक शुक्ला एकादशी है। और इस दिन क्या है, विष्णु जी का तुलसी जी से विवाह किया जाता है, तुलसी से विवाह करवाया जाता है। तो ये हो गया आषाढ़ माह के। अब देखते हैं आगे। अब दोस्तों जो पिछला वीडियो आया था अपना, उसमें अपन ने ज्येष्ठ माह के जो त्योहार है ना, ज्येष्ठ माह के त्योहार देखे थे। उसमें अपन ने शुक्ल पक्ष के देखे थे केवल। शुक्ल पक्ष में क्या क्या देखा था, एक तो निर्जला एकादशी और पीपल पूर्णिमा देखा था। तो अब ज्येष्ठ माह के भी देख लो, क्योंकि जो राजस्थान पुलिस वगैरह के एग्जाम्स वगैरह आने वाले हैं अभी लॉकडाउन के बाद में, संभावना बताई जा रही है कि हो सकते हैं। तो उसमें 2-3 महीने के त्योहार देखो, ये त्योहार वगैरह जो भी है ना वो करंट से रिलेटेड ही पूछे जाते हैं लगभग, कि पिछले 2 या 3 महीनों में कौन से त्योहार आए हैं। तो अब ज्येष्ठ माह है ना, इससे पिछले वाला माह, उसका कृष्ण पक्ष का अपन और देखते हैं।
पहला तो है, देखो, बड़मावस। अमावस्या को, ज्येष्ठ माह की अमावस्या को मनाया जाता है। स्त्रियां बरगद वृक्ष की पूजा करती हैं। बड़मावस एक तो हो गया, बड़मावस। दूसरा हो गया सीता माता मेला। ये बताए अरनोद, अरनोद प्रतापगढ़। ये भी अमावस्या को ही है। अगला त्योहार देखेंगे हम, हाँ, देखो, ज्येष्ठ माह के त्योहार हैं, कृष्ण पक्ष के त्योहार। ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष के जो शुक्ल पक्ष के त्योहार थे, निर्जला एकादशी और पीपल पूर्णिमा, वो अपने पिछले वीडियो में देख लिए थे। अब देखो, बड़ एक तो आती है इसके कृष्ण पक्ष के, देखते हैं। सबसे पहले आता है बड़मावस। बड़मावस अमावस्या, बरगद वृक्ष की पूजा की जाती है और महिलाएं पुत्र और पति की लंबी आयु की कामना करती हैं। दूसरा है सीता माता मेला। सीता माता मेला भी अमावस्या को ही पड़ता है और ये पड़ता है अरनोद प्रतापगढ़ में। तीसरा है सीताबाड़ी मेला, ये केलवाड़ा बारा में पड़ता है और इसको बोलते हैं सहरिया, है ना। सहरियाओं का जो कुंभ मेला होता है, इसको कुंभ मेला बोलते हैं, सहरिया जाति का कुंभ मेला। लव कुश की जन्मस्थली को माना जाता है केलवाड़ा बारा को। यह अमावस्या को ही है। तीनों त्योहार ये अमावस्या को है, ज्येष्ठ माह में। लव कुश की जन्मस्थली माना जाता है। और सहरिया जाति सर्वाधिक कहां पर है? बारा में है। बारा में किशनगंज और शाहबाद तहसील है। ये पूछा हुआ है भाई, सर्वाधिक जो सहरिया है वो कहां पर है। कई बार इनके सहरियों के नृत्य भी पूछ लेते हैं। इनके जो नृत्य हैं, शिकारी, लहंगी, इंद्रपुरी नृत्य। शिकारी, लहंगी और इंद्रपुरी नृत्य, ये हो गए ज्येष्ठ माह के त्योहार। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में राज्यसभा की कितनी
कितनी सीटों के लिए निर्वाचन होगा? राजस्थान में राज्यसभा कितनी सीटों के लिए निर्वाचन होगा? तो ये आंसर है 3 सीटों के लिए। तो अब दोस्तों थोड़ा सा अपन राज्यसभा के बारे में देखते हैं। राज्यसभा भाग संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 80 में इसकी संरचना दी हुई है। राज्यसभा की संरचना अनुच्छेद 80 और संरचना में क्या दिया हुआ है? इसके 245 सदस्य होंगे, जिनमें से 12 मनोनीत होंगे, मतलब 233 प्लस 12, ये तो हो जाएंगे निर्वाचित और ये हो जाएंगे मनोनीत। मनोनीत कौन होंगे? राष्ट्रपति मनोनीत करता है साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के फील्ड से जो व्यक्ति जुड़े हुए होते हैं उनको राष्ट्रपति मनोनीत करता है। अब राजस्थान में कितने सदस्य जाते हैं राज्यसभा में? 10। राजस्थान के राज्यसभा के लिए मनोनीत प्रथम व्यक्ति कौन है? तो है नारायण सिंह माणकलाव, 2003 से 2009 तक। कुछ फैक्ट है राज्यसभा के बारे में, ये देख लेना भाई, ये चुनाव हो रहे हैं तो ये एग्जाम में पूछ सकते हैं। और सर्वाधिक बार राज्यसभा में कौन गए हैं? तो वह है रामनिवास मिर्धा, 4 बार। और फर्स्ट महिला कौन है? राजस्थान से राज्यसभा में जाने वाली फर्स्ट महिला कौन है? हाँ, शारदा भार्गव। ये 3 बार जा चुके हैं, 3 बार। ये सर्वाधिक भी है भाई, महिला में सर्वाधिक। ये था राजस्थान का राज्यसभा के बारे में जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो सकते हैं। तो देखते हैं एक बार राजस्थान में राज्यसभा की कितनी सीटों के लिए निर्वाचन होगा? तो ये आंसर है 3 सीटों के लिए होगा। और राज्यसभा की जो संरचना है वो है भाग 5 में अनुच्छेद 80। इसके जो सदस्य होते हैं वो टोटल सदस्य हैं 233 प्लस 12। 233 तो होते हैं निर्वाचित और 12 होते हैं मनोनीत। मनोनीत करता है राष्ट्रपति उन व्यक्तियों को जो जिनका साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा से संबंध रहा हो। राजस्थान से 10 सदस्य जाते हैं। और अब देख लो राजस्थान से राज्यसभा के कुछ फैक्ट। राज्यसभा के लिए मनोनीत, ये मनोनीत है भाई, ध्यान रखना, मनोनीत, निर्वाचित नहीं है, मनोनीत। ये वाला साहित्य, कला, विज्ञान से संबंधित जो राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं वो प्रथम व्यक्ति है नारायण सिंह माणकलाव, 2003 से 2009 तक। सर्वाधिक बार कौन चुने गए हैं राज्यसभा के लिए? वो है रामनिवास मिर्धा, 4 बार। और फर्स्ट महिला जो राज्यसभा में गई थी राजस्थान से वो थी शारदा भार्गव, वो 3 बार जा चुके हैं। सर्वाधिक बार जाने वाली महिला भी शारदा भार्गव हैं।
तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, लेना चाहो तो। देखो, राज्यसभा के जो चुनाव है ना, वो करवाता है निर्वाचन आयोग, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग। और निर्वाचन आयोग के बारे में थोड़ा सा हम देख लेते हैं, पूछ लेता है कई बार। निर्वाचन आयोग भाग 15 में है, 324 से 329 तक। और इसकी स्थापना है ना 25 जनवरी 1950 को हुई थी। 25 जनवरी है ना, इसको राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाते हैं। 3 सदस्य होता है और पदावधि होती है इसकी 6 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी पहले हो। फर्स्ट कौन थे चुनाव आयुक्त? सुकुमार सेन। और वर्तमान में कौन है? सुनील अरोड़ा। राज्यसभा के संदर्भ में देखते हैं, राज्यसभा के जो इलेक्शन करवाएगा वो निर्वाचन आयोग करवाएगा। भाग है निर्वाचन आयोग के भाग 15, भारतीय संविधान के भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 तक। स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 को। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस भी मनाया जाता है। और ये 3 सदस्य होता है, पदावधि होती है 6 वर्ष, 65 वर्ष, जो भी पहले हो। फर्स्ट थे सुकुमार सेन और वर्तमान है सुनील अरोड़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य के किस बांध पर स्काडा सिस्टम प्रयुक्त किया गया? स्काडा सिस्टम। तो पहले तो ये बांध है ना, इसका आंसर तो है बीसलपुर बांध। और ये स्काडा सिस्टम है ना, इसका तात्पर्य देख लो। ये हाल ही में राज्य के किस बांध पर स्काडा सिस्टम प्रयुक्त किया गया? तो यह है बीसलपुर बांध। सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। स्काडा सिस्टम का मतलब यह है सुपरवाइजरी कंट्रोल एंड डाटा एक्विजिशन। इसका तात्पर्य यह है कि जो बीसलपुर बांध के जो गेट हैं जिनको खोलते हैं, और जो वाटर लेवल है, पानी का जो स्तर है, उसकी लाइव जानकारी कंप्यूटर के माध्यम से ये स्काडा सिस्टम देगा। गेट खोले जाएंगे वो भी कंप्यूटरीकृत होंगे, और जो वाटर लेवल होगा उसमें जो पानी की मात्रा कितनी है बांध में, उसकी भी जानकारी ये लाइव देगा। यह है स्काडा सिस्टम। तो थोड़ा सा बीसलपुर बांध के बारे में बात करते हैं हम। बीसलपुर बांध है कहां पर? यह है टोंक में, बीसलपुर गांव। टोंक में एक तहसील है टोडा, रायसिंह तहसील में।
टोंक में, बीसलपुर में। और ये कौन सी नदी पर है? बनास नदी पर। तो थोड़ा सा बनास के बारे में भी देख लो। बनास के बारे में रुको एक बार। ये बीसलपुर बांध है ना भाई, देखो राज्य का बीसलपुर बांध राज्य का तीसरा सबसे बड़ा बांध है बहाव क्षमता की दृष्टि से। तो राज्य के 3 बड़े बांध देख लेते हैं। पहला है राणा प्रताप सागर, दूसरा है माही बजाज सागर, और तीसरा है ये बीसलपुर। राज्य के बहाव क्षमता की दृष्टि से 3 बड़े बांध हैं, राणा प्रताप सागर, माही बजाज सागर और बीसलपुर। ये तो है राणा प्रताप सागर, तो है चित्तौड़गढ़। माही बजाज सागर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा, और ये टोंक में है ही। ये हो गए राजस्थान के 3 बड़े बांध। और ये जो बनास नदी है ना, इसको बोलते हैं वन की आशा भी बोलते हैं। और बनास नदी का जो उद्गम है वो है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। बनास नदी, वन की आशा, खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राज्य की सबसे बड़ी नदी है ये। अपवा क्षेत्र का मतलब होता है कैचमेंट एरिया। अपवा क्षेत्र का मतलब होता है कैचमेंट एरिया, मतलब नदी जो अपनी सहायक नदियों के साथ मिलकर जितना एरिया से जो वाटर का कैचमेंट करती है या जल का कैचमेंट करती है उसको अपवा क्षेत्र बोलते हैं। तो उस हिसाब से है ना, ये राज्य की सबसे बड़ी नदी है। और राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। ध्यान रखना, राजस्थान में बहने वाली है ये। अगर उस हिसाब से देखते हैं कि राज्य की सबसे बड़ी नदी, लंबी, सॉरी बड़ी नहीं लंबी, लंबी उसमें आ जाएगा चंबल। तो चंबल का विस्तार 2 राज्यों में है, मध्य प्रदेश और राजस्थान में। एक बार देख लो, हाल ही में राज्य के किस बांध पर स्काडा सिस्टम प्रयुक्त किया गया? वो है बीसलपुर बांध। बीसलपुर बांध। स्काडा सिस्टम का मतलब ये होता है सुपरवाइजरी कंट्रोल और डाटा एक्विजिशन। तो इसका तात्पर्य ये है कि इस बांध को कंप्यूटरीकृत कर दिया गया है। इसके जो भी गेट हैं वो कंप्यूटरीकृत कर दिए गए हैं, और जो पानी निकलेगा और पानी का जो लेवल है उसकी लाइव जानकारी देगा ये सिस्टम बीसलपुर बांध में। बीसलपुर बांध है टोंक में, टोडा राय सिंह तहसील में, बीसलपुर गांव में। ये बनास नदी पर बना हुआ है। तो राज्य के जो बांध हैं वो सबसे बड़े बांध बहाव क्षमता की दृष्टि से। बहाव क्षमता की दृष्टि से राज्य के सबसे बड़े बांध है राणा प्रताप सागर, माई बजाज सागर और बीसलपुर। राणा प्रताप सागर है चित्तौड़गढ़ और माई बजाज सागर है बोरखेड़ा, बांसवाड़ा। अब आ जाओ, ये बीसलपुर बांध कौन सी नदी पर? बनास। बनास को बोलते हैं वन की आशा, और इसका उद्गम है खमनोर की पहाड़ियां, राजसमंद। अपवा क्षेत्र की दृष्टि से राज्य का सबसे बड़ी नदी है, अपवा क्षेत्र आपको बता दिया है अभी, और राज्य में बहने वाली सबसे लंबी नदी भी है। और
राजस्थान और एमपी की जो सबसे बड़ी लंबी नदी है, अंतर्राज्यीय नदी है, वो है चंबल। ये बनास से भी बड़ी नदी है। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में राज्य का कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र चर्चित रहा है? हाल ही में देखो 4-5 दिन से खबर आ रही है। ये कौन सा? खेतड़ी, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी को हाल ही में राज्य का कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र चर्चित रहा है? वो है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स चर्चित क्यों रहा है? इसमें एक चीज निकल कर के आया। देखो राजस्थान पत्रिका ने ये मुद्दा उठाया है। राजस्थान पत्रिका ने एक अभियान भी चलाया इसके लिए, सेव कॉपर। सेव कॉपर खेतड़ी को। इसमें हुआ क्या था? देखो राजस्थान पत्रिका ने जो मुद्दा उठाया है उसमें ये बता रखा है कि वहां इसका निजीकरण करने का प्रयास किया जा रहा है। निजीकरण करने का प्रयास इसलिए इस प्रकार से किया जा रहा है कि सबसे पहले तो यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी यूज की गई, दोबारा टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया करने की बात थी, उसमें जो खनन के संयंत्र हैं वो पुराने यूज किए गए। दूसरी चीज, इसमें जो भ्रष्टाचार भी बताया जा रहा है। तो ये क्षेत्र अभी चर्चित है, तो इसके बारे में थोड़ा सा पूछ सकता है खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये किसके अंडर में है? ये हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है ना, उसके अधीन है। हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड 1961, खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। अब देखो हम थोड़ा सा तांबे के उत्पादक क्षेत्र हैं उनको देखेंगे। तो विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादक वो होता है चिल्ली में। चिल्ली है दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है ना, उसका एक देश है चिल्ली। सर्वाधिक उत्पादन विश्व का में जो तांबे का उत्पादन है वो चिल्ली में होता है। और भारत में सर्वाधिक उत्पादन भारत में होता है मध्य प्रदेश। इसके बाद होता है राजस्थान दूसरे नंबर पर, और तीसरे नंबर पर है झारखंड। ये है पहले नंबर पर, ये दूसरे नंबर पर, और ये तीसरे नंबर पर। लेकिन जो भंडार है ना, उनकी दृष्टि से अपना राजस्थान पहले नंबर पर है। अब राजस्थान में तांबा उत्पादक क्षेत्र कौन कौन से हैं वो देखते हैं अपन। पहला तो ये झुंझुनू वाला आ गया। झुंझुनू में खेतड़ी और सिंगाना। दूसरा आ गया अलवर। अलवर में खोदरीवा। तीसरा आ जाओ आप उदयपुर। उदयपुर में सलूम्बर।
और सीकर में भी नए भंडारों का पता चला है। सीकर बन्नो वाली डाणी, ये नीम का थाना में है सीकर में। देखो तांबे का देख लेते हैं एक बार रिवीजन। हाल ही में राज्य का कौन सा तांबा उत्पादक क्षेत्र चर्चित रहा है? तो ये खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स केसीसी। तो राजस्थान पत्रिका ने इसके लिए अभियान चलाया, सेव कॉपर अभियान, और हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड के अधीन है ये खेतड़ी कॉपर कॉम्प्लेक्स। तो विश्व में जो तांबा उत्पादक क्षेत्र है वो कौन कौन से हैं? विश्व में सर्वाधिक तांबा उत्पादक होता है चिली में। चिली है दक्षिणी अमेरिका का देश। भारत में सर्वाधिक तांबा उत्पादक राज्य है मध्य प्रदेश, दूसरे स्थान पर राजस्थान है और तीसरे स्थान पर झारखंड है। लेकिन संचित भंडारों की दृष्टि से राजस्थान पहले नंबर पर है भारत में। अब राजस्थान में देखो उत्पादन, झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना, अलवर में खोदरीवा, उदयपुर में सलूम्बर और सीकर में बन्नू वाली डाणी नीम का तना। देखो ये चीजें है ना, ये आजकल एग्जाम में ये खाने ही पूछता है डायरेक्ट, खान कहाँ पर स्थित है। तो झुंझुनू में खेतड़ी सिंगाना, अलवर में खोदरीवा, उदयपुर में सलूम्बरा और सीकर में बन्नू वाली डाणी। इसका ले लो स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो। अब कॉपर के बारे में थोड़ा सा और देखेंगे हम। कॉपर के अयस्क कौन कौन से हैं? अयस्क का मतलब जो जमीन से खोद कर निकाले जाते हैं, उनको बाद में प्रसंस्करण करके तांबा निकाला जाता है, वो अयस्क हैं। एक तो है क्यूपराइट, एक है मेलेकाइट, एक है एजुराइट। यह है तांबे के अयस्क, क्यूपराइट, मेलेकाइट और एजुराइट। और तांबे की मिश्र धातुएं, मिश्र धातुओं में सबसे पहले आता है पीतल। पीतल में आता है कॉपर प्लस जिंक। एक होता है कांसा, इसमें होता है कॉपर प्लस टीन। एसएन टीन का है, टीन का ये प्रतीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। MT2 और ST12 बाघिनों का संबंध किन टाइगर रिजर्व से है? तो ये चर्चित रही हैं, हमारे जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने भी इनके बारे में ट्वीट किया था कल परसों। MT2 देखो इनके जन्मे हैं 2 शावक। MT2 ने जन्म दिया है 2 शावकों को और ST12 ने दिया है 3 शावकों को जन्म। ये तो है सरिस्का में, और यह है मुकुंदरा हिल्स में। MT2 और ST12 बाघिनों का संबंध किन टाइगर रिजर्व से है? तो यह है मुकुंदरा हिल्स से तो है MT2, 2 शावकों को जन्म दिया है। ST12 3 शावकों को जन्म दिया है सरिस्का में। इनके बारे में ट्वीट किया था मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी 3-4 दिन पहले। तो राजस्थान में टाइगर रिजर्व के बारे में देखते हैं हम। राजस्थान में टाइगर रिजर्व है देखो 3, रणथंभौर,
सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। रणथंभौर को बनाया गया था 1974 में, सरिस्का को 1978-79 के आसपास, 1978-79 में, और इसको अप्रैल 2013 में बनाया गया था। ये राजस्थान की 3 बाघ परियोजनाएं हैं, रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। राजस्थान की 3 बाघ परियोजनाएं कौन कौन सी हैं? रणथंभौर, सरिस्का और मुकुंदरा हिल्स। अब देखो, अभी राजस्थान में जो बाघ हैं वो कितने हैं? बाघ गणना 2018 के अकॉर्डिंग, बाघ गणना 2018 के अकॉर्डिंग, बाघ गणना 2018 हुई थी, जिसके आंकड़े जारी किए थे नरेंद्र मोदी अपने प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने खुद 29 जुलाई 2019 को, 29 जुलाई को क्या कहें, 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। और भारत की जो चौथी बाघ गणना है, उसके आंकड़े जारी किए गए थे। तो भारत में बाघ हैं 2967 बाघ हैं इस टाइम। जो 4th बाघ गणना हुई है 2018 में, उसके आंकड़े जारी किए गए थे 29 जुलाई 2019 को नरेंद्र मोदी द्वारा। 29 जुलाई को टाइगर दिवस है। तो जो 4th बाघ गणना है उसके हिसाब से भारत में कुल बाघ कितने हैं? 2967। और सर्वाधिक बाघ है ना, वो एमपी में है 526। इसके बाद है कर्नाटक सेकंड नंबर पर, यहाँ पर 524 है। और इसके बाद है उत्तराखंड तीसरे नंबर पर। सर्वाधिक बाघ एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड। 29 जुलाई को टाइगर दिवस, अभी 29 जुलाई जो आएगी ना, उस पर थोड़ा ध्यान दे लेना। इस पर 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। अब ये 29 जुलाई को क्यों मनाया जाता है, इसके पीछे रीजन ये है कि देखो 2010 में एक रूस में टाइगर्स को बचाने के लिए एक सम्मेलन आयोजित किया गया था रूस में। 29 जुलाई 2010 को रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में एक सम्मेलन आयोजित किया गया था। और उसमें ये मतलब एग्रीमेंट किया गया था, जो भी कंट्रीज भाग लिए थे उनमें, कि अपने को 2022 तक जो बाघ है उनकी संख्या को 2022 तक 2 गुना करना है। इसमें यह समझौता हुआ था। तो इसलिए इस दिन को 29 जुलाई को टाइगर दिवस मनाया जाता है। भारत की जो चौथी बाघ गणना है वो 2018 में हुई थी। उसके आंकड़े आए थे 29 जुलाई 2019 को, नरेंद्र मोदी ने खुद जारी किए थे। और इसके अकॉर्डिंग 2967 बाघ है, 2967 बाघ। सर्वाधिक बाघ हैं एमपी, कर्नाटक और उत्तराखंड में। और इसके अकॉर्डिंग जो बाघ गणना चौथी हुई है उसके अकॉर्डिंग राजस्थान में गुणंतर बाघ थे। अभी ये जो और बढ़ गए तो ये नेक्स्ट गणना में शामिल किए जाएंगे। 69 बाघ हैं 2018 वाली, जो 4th गणना है उसके हिसाब से। अब देखो, बाघों को बचाने के लिए है ना, भारत में एक प्रोजेक्ट टाइगर चलाया गया था। और ये प्रोजेक्ट टाइगर है 1 अप्रैल 1973 को चलाया गया। उत्तराखंड का जो जिम कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिम कार्बेट से, वहां से इसको चलाया गया। जिम कार्बेट से 1 अप्रैल 1973 को उत्तराखंड के जिम कार्बेट से प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया। अब देखो आगे, इसके फर्स्ट थंबनेल दे सकते हैं ना प्रोजेक्ट टाइगर के, वो राजस्थान के थे, कैलाश सांकला। कैलाश सांकला
इनको टाइगर मैन भी बोलते हैं, टाइगर मैन ऑफ इंडिया। ये राजस्थान के थे, जोधपुर के। कैलाश सांकड़ा, जोधपुर, राजस्थान, इस योजना के प्रथम निदेशक थे। तो ये हो गया टाइगर्स के बारे में। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं थोड़ा सा आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में राज्य में हाल ही में राज्य में सबसे बड़े आकार के जीवाश्म कहां पर मिले हैं? जीवाश्म, जीवाश्म का मतलब होता है जीव और असम दो शब्दों से मिलकर बना है भाई। ये जीवाश्म का मतलब ये होता है कि जो पत्थर की चट्टाने हैं उनके अंदर जो पहले थे, पहले का युग था, उस टाइम में पत्थर की चट्टानों के अंदर जो जीव दब गए थे उनको वो जो मिलते हैं उनको जीवाश्म बोलते हैं। तो ये कहां पर मिले हैं? अभी राजस्थान में 2-3 दिन से चर्चा में है ये खबर। तो ये मिले हैं जोधपुर में। जोधपुर में सूर सागर में जो छितर पत्थर की चट्टाने हैं उनमें मिले हैं। सी एनिमोन, सी एनिमोन ये एक समुद्री प्राणी है भाई, उसके अवशेष मिले हैं ये जीवाश्म। और इनकी खोज की है, ये प्रोफेसर हैं वीरेंद्र सिंह। जोधपुर के सूर सागर में छितर पत्थर की चट्टानों में मिले हैं सी एनिमोन वगैरह जो भी हैं। और ये लगभग 84 सेंटीमीटर तक मतलब बड़े हैं। विश्व के सबसे बड़े जीवाश्मों की श्रेणी में इनको लिया जा रहा है कि ये सबसे बड़े जीवाश्म मिले हैं इस युग के। ये युग कौन सा है, मतलब किस टाइम के हैं? ये बता रहे हैं इडियाकारा युग। 53 से 64 करोड़ वर्ष पूर्व है। जोधपुर के सूर सागर में छितर पत्थर की चट्टानों पर मिले हैं, 84 सेंटीमीटर बड़े हैं। सी एनिमोन वगैरह जो समुद्री प्राणी हैं उनके मिले हैं। खोज प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह ने की है। प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह हैं, वो जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी जोधपुर के प्रोफेसर हैं। और ये जो काल है इनका कि ये कौन से टाइम के हैं, वो इडियाकारा युग है। इडियाकारा जो ये जीवाश्म है वो ऑस्ट्रेलिया में है इडियाकारा। तो वहां पर भी इस प्रकार के जीवाश्म मिले थे, तो उनके बेसिस पर इसका नाम इडियाकारा है। और ये युग, ये टाइम था 53 से 64 करोड़ वर्ष पूर्व है। अब ये तो हो गया क्वेश्चन। अब इसका थोड़ा सा बेसिक की तरफ जाते हैं हम। तो राजस्थान में जीवाश्म पार्क एक और भी है, पता हो तो आपको।
कौन सा है? जीवाश्म को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फॉसिल। फॉसिल देखना, इंग्लिश मेरी भी थोड़ी वीक है। फॉसिल। जीवाश्म पार्क, तो यह है आर्क वुड फॉसिल पार्क। ये किसको बोलते हैं? जो राष्ट्रीय मरु उद्यान है ना, राजस्थान का राष्ट्रीय मरु उद्यान 1981 में बनाया गया था। मेनली तो क्या है, ये जैसलमेर में है और इसका थोड़ा सा हिस्सा बाड़मेर में भी है। जीवाश्म पार्क, आर्कवुड फॉसिल पार्क। फॉसिल, फॉसिल का मतलब जीवाश्म होता है। राष्ट्रीय मरु उद्यान 1981, जैसलमेर, बाड़मेर। और ये क्वेश्चन हो गया, वेरी मोस्ट क्वेश्चन है, पूछ सकता है इडियाकारा वगैरह। और ये जोधपुर के सूर सागर में मिला है, काफी चर्चित रहा है। शीतल पत्थर की चट्टानें 84 सेंटीमीटर तक बड़े हैं। सी एनीमोन, ये समुद्री प्राणी है और इसकी खोज की है प्रोफेसर वीरेंद्र सिंह, जयनारायण व्यास यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की हाल ही में मृत्यु हो गई? तो यह है इंदर सेन इसरानी। ये राजस्थान हाईकोर्ट के न्यायाधीश रहे थे इंदर सेन इसरानी 1985 से लेकर 1994 तक। और फिर 1994 में इनको राजस्थान ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। उन्नीस सौ चौरानवे में राजस्थान ओबीसी आयोग का अध्यक्ष भी बनाया गया था। ये थे इंदर सेन इसरानी। अब आ जाओ राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट भारतीय संविधान का जो भाग 6 है उसमें अनुच्छेद 214 से 232 तक वर्णन है इसका। राजस्थान हाईकोर्ट या जो भी राज्य के हाईकोर्ट होते हैं उनका भाग 6 में 214 से 232 तक उल्लेख है। और राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 29 अगस्त 1949। डेट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि पूछी हुई है कंपटीशन में। 29 अगस्त 1949 को। फिर 1958 में इसको जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। 29 अगस्त 1949 को जयपुर में स्थापना की गई थी। फिर 1958 में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर
इसके बाद देखो 1977 में इसकी एक खंडपीठ भी बना दी गई, राजस्थान हाई कोर्ट की खंडपीठ, वो है जयपुर में। 1977 में बनी थी भाई ये तो हो गया इसकी स्थापना। अब देखो इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश वो थे कमलकांत वर्मा। और सर्वाधिक अवधि तक कैलाशनाथ वासु। वर्तमान में कौन है भाई? दोबारा देखते हैं, राजस्थान हाईकोर्ट के किस न्यायाधीश की हाल ही में मृत्यु हो गई? ये थे इंद्रसेन इसरानी 1985 से 1994, और 1994 में राजस्थान ओबीसी आयोग के अध्यक्ष भी रहे। अब देखो देखते हैं राजस्थान हाईकोर्ट के बारे में। राजस्थान हाईकोर्ट भाग 6 भारतीय संविधान के भाग 6 अनुच्छेद 214 से 232 तक इसका वर्णन है। और राजस्थान हाईकोर्ट की स्थापना 29 अगस्त 1949 को हुई थी जयपुर में। उसके बाद में इसको सत्यनारायण राव कमेटी की सिफारिश पर 1958 में जोधपुर स्थानांतरित कर दिया गया। इसके बाद में 1977 में इसकी एक खंडपीठ और बना दी गई, वो है जयपुर में। अब इसके न्यायाधीश के बारे में देखते हैं। ये क्वेश्चन तीनों ही क्वेश्चन 1, 2 और 3 ये तो अक्सर पूछता रहता है, और ये हमारे एक बार आरएस में भी आया था ये क्वेश्चन, वर्तमान में भी पूछते हैं, तो ये थोड़ा सा देख लो। देखो करंट का मतलब ये नहीं होता कि करंट डायरेक्ट पूछता है। कोई भी कंपटीशन देख लो आप, 100 क्वेश्चन मान लो आ रहे हैं पूरे, तो उसमें से 10 या 15 करंट के देते हैं, बाकी 20 या 25 क्वेश्चन तक करंट से रिलेटेड बेसिक पूछते हैं, उसका बैकग्राउंड उठाते हैं। ये चीजें आप नोटिस कर लेना कोई भी कंपटीशन हो उसमें। तो आगे देखते हैं भाग 6। पहला है मुख्य न्यायाधीश थे कमलकांत वर्मा। पहले मुख्य न्यायाधीश कमलकांत वर्मा। सर्वाधिक अवधि तक रहे कैलाशनाथ वासु 1951 से 58 तक। और वर्तमान में कौन है? इंद्रसेन मोहंती 37वें मुख्य न्यायाधीश हैं। और ये आए कहां से हैं? मुंबई हाईकोर्ट से। ये भी पूछा हुआ है भाई ये पहले कहां थे? मुंबई हाईकोर्ट से आए हुए हैं। तो ये हो गया दोस्तों आज का जो राजस्थान समसामयिकी का चैप्टर है। तो आज का ये लेसन यही करते हैं समाप्त। और वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।